Hello friends, my name is Sachin Shrivastava and I welcome back you on our channel Scribbled Writing। ये हमारी बुक नरेशन सीरीज का एपिसोड 10 है, जो कि इन लव 1919 एन एरा ऑफ लव की सीरीज पर बेस्ड है, जो इजीली आप लोगों के लिए अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ब्लूरूस की वेबसाइट्स पर, जिसकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपको हमारी इस नरेशन सीरीज की प्रीवियस वीडियोस की लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, जिससे आप हमारी इस स्टोरी की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकें। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो नरेशन को। सो गेट रेडी टू गो। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक रचना है। इस कहानी में उपयोग किए गए नाम, स्थान, वस्तु या किसी घटना का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसका प्रयोग सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से इस कहानी को रोचक बनाने के लिए किया गया है। हमारी कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस कहानी को मनोरंजन की दृष्टि से स्वीकार करें। धन्यवाद। जैसा कि हमने अब तक की कहानी में जाना, नील और वेदांशी की पहली मुलाकात में ही उनकी अनबन हो चुकी थी, जिसके बाद नील वेदांशी को महल तो ले आया था, लेकिन वेदांशी का नील पर से गुस्सा अब तक खत्म नहीं हुआ था। जिसके बाद वेदांशी ने नील पर अपना गुस्सा उतारने के लिए उसके घोड़े ध्रुव को अपने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी और घोड़े द्वारा मैदान में हंसी का पात्र बन गई, जिससे गुस्सा होकर वेदांशी ने घुड़सवारी सीखने का निर्णय लिया। लेकिन वो नील से घुड़सवारी सीखना नहीं चाहती थी। तब महाराज ने उसे घुड़सवारी सिखाने के लिए एक नरेंद्र नाम के व्यक्ति को उसकी बागडोर सौंपी, लेकिन नरेंद्र उसे कुछ भी सिखा पाता। लेकिन उसके पहले वेदांशी घोड़े को अपने काबू में करने की कोशिश करते हुए बीच जंगल में चली गई और वहां जाकर घायल हो गई, जिसे बचाते हुए नील ने उसे काफी डांटा भी। जिसके बाद वेदांशी को आखिरकार समझ में आया कि नील ही उसे घुड़सवारी सिखाने के लिए सही व्यक्ति था। जिसके बाद वेदांशी नील से घुड़सवारी सीखने के लिए मान गई और लगभग महीने भर की प्रशिक्षण के बाद नील ने वेदांशु को घुड़सवारी के साथ तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसे दूसरी कलाओं को भी सिखाया। इसे देखते हुए महाराज के मन में राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित करने का विचार आया, जिस प्रतियोगिता में वेदांशी के साथ साथ दूसरे राज्य के लोगों ने भी भाग लिया। पर इस बीच एक व्यक्ति ने प्रतियोगिता जीतने के लालच में वेदांशी को एक खाई में गिराने का जाल बिछाया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने जाल में कामयाब हो पाता, वेदांशु उसकी इस चाल को समझ चुकी थी। साथ ही वो यह बात भी जान गई थी कि वो व्यक्ति खुद अपने ही जाल में फंसने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो किसी भी दुर्घटना का शिकार होता, वेदांशी ने उसकी जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दांव पर लगा दी, जिस बीच वो काफी घायल भी हुई। लेकिन फिर भी वेदांशी इस प्रतियोगिता को पूरा करना चाहती थी, जिसे पूरा करने में नील ने वेदांशी की मदद की और प्रथम स्थान हासिल किया। और प्रथम स्थान पर मिले हुए इनाम को वेदांशी ने नील को देने का निर्णय लिया, क्योंकि इस प्रतियोगिता को जीतने में नील ने उसकी मदद की थी। लेकिन नील वेदांशी के उस इनाम को नहीं ले सकता था, क्योंकि वह प्रतियोगिता वेदांशी ने जीती थी। इस उलझन को सुलझाते हुए महाराज ने एक निर्णय लिया और उस इनाम को वेदांशी और नील दोनों के बीच बांट दिया, जिसके अंदर महाराज ने पुणे में बने एक आलीशान महल को वेदांशी और नील के बीच एक इनाम के रूप में दिया। जिसके बाद वेदांशी अब नील की एक अच्छे दोस्त बन चुकी थी। अब आगे सोनार्द में हुई उस प्रतियोगिता के दौरान वेदांशी को जो चोट लगी थी, उसके कारण राज्यवेद ने वेदांशी के कहीं भी बाहर आने जाने पर साफ रोक लगा रखी थी, जिसके कारण कुछ दिनों से वो अपने कक्ष में ही आराम कर रही थी, जिससे अब वेदांशी की तबीयत में काफ़ी हद तक सुधार भी आ चुका था और वो भी अब अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही थी। वेदांशी को अब सोनार्द आए हुए लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका था, जिसके साथ ही मौसम की गर्मी में अब नमी आ चुकी थी और ठंडी हवाएं मौसम को महका रही थी। लेकिन कई दिनों से अपने कक्ष से कहीं बाहर ना जा पाने के कारण अब वेदांशी बहुत ही ज़्यादा ऊब चुकी थी और अब वो महल से निकलकर बाहर जाना चाहती थी। लेकिन राजवेद के कहने पर महारानी ने उसके कहीं भी बाहर जाने पर सख्त पाबंदी लगाई हुई थी और यही बात अब वेदांशी को ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। वेदांशी इस बात से नाराज़ होकर अपने कक्ष के पलंग पर बैठी हुई थी और इसी दौरान उसका ध्यान उस कक्ष की एक खिड़की के बाहर गया, जहां अब धीमी धीमी बारिश होना शुरू हो चुकी थी।
जिसने महल के आसपास की मिट्टी को महकाने के साथ उस मौसम को बहुत ही ज्यादा सुहावना बना दिया था। यह मौसम की पहली बारिश थी जिसे देख वेदांशी अपने पलंग से उठकर उस खिड़की के पास जाकर बैठ गई, जहां उस बारिश की वो हल्की हल्की बौछार अब उसके चेहरे पर आकर गिर रही थी और बारिश की उन बूंदों की ठंडक को वो अपनी आंख बंद कर मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वेदांशी को अपने जीवन में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद थी तो वो यह बारिश का मौसम ही था, जिसमें उसने लंदन में रहते हुए अपने बचपन की सारी मस्तियां कैद कर रखी थी। वो धीमी बरसती बारिश अब धीरे धीरे तेज हो चुकी थी और वेदांशी उस खिड़की के पास बैठी हुई खिड़की के बाहर के उस खूबसूरत नज़ारे को निहार ही रही थी कि कुछ ही देर में वहां मुद्रिका आ पहुंची। वेदांशी, वेदांशी आप ये क्या कर रही है? मुद्रिका ने कहा। पर वेदांशी ने मुद्रिका की बात नहीं सुनी और बस आंख बंद कर अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लिए उस खिड़की के पास बैठी रही, जिसे देख मुद्रिका वेदांशी की थोड़ा और पास आई। हम आपको यही बताने आए थे कि बाहर बारिश शुरू। अरे यह क्या वेदांशी, आप तो पूरा भीग चुकी हैं। मुद्रिका ने उस खिड़की को बंद करते हुए कहा, जिसके बाद वो वेदांशी के भीगे बालों को पोंछने के लिए कपड़ा लेने चली गई। खिड़की के बंद होने से वेदांशी अपना मुंह सिकुड़कर मुद्रिका की ओर देख रही थी, जिसके बाद मुद्रिका के वहां से हटते ही वेदांशी ने उस खिड़की को दोबारा खोल दिया। यह क्या वेदांशी, आपने फिर इस खिड़की को खोल दिया? मुद्रिका ने एक कपड़े को वेदांशी के सर पर डालते हुए कहा। आप इस तरह बारिश में भीगती रही तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। बारिश का तो पता नहीं, पर अगर हम और कुछ दिन इस कक्ष में कैद रहें तो हमारी तबीयत जरूर बिगड़ जाएगी, वेदांशी ने कहा। पहले हम नील से घुड़सवारी सीखने के बहाने अपने कुछ समय महल के बाहर भी बिता लेते थे, पर अब राजवेद के कारण हम तो अपने ही कक्ष में कैद हो गए हैं। लेकिन वेदांशी, यह भी तो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, मुद्रिका ने कहा। पर अब हम पूरी तरह से ठीक है मुद्रिका, वेदांशी ने कहा। आप माँ से कहकर हमें यहाँ से बाहर जाने की आज्ञा दिलवाई है ना मुद्रिका, हम आपसे विनती करते हैं। हाँ, पर उपचार अधूरा छोड़ने से आपकी तबीयत फिर बिगड़ सकती है, इसलिए हम तो रानी माँ से आपकी सिफारिश करने से रहे, मुद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आपको खुद ही यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा वेदांशी। तो ठीक है मुद्रिका, यही सही, वेदांशी ने अपनी नाक से गुड़ते हुए कहा। अब तो हम भी यहाँ से बाहर जाकर ही रहेंगे, और वो भी अकेले नहीं बल्कि आपके साथ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है वेदांशी, मुद्रिका मुस्कुराई और यह कहकर कक्ष के बाहर जाने लगी। वैसे सोनार्ध में एक बात कही जाती है कि, मुद्रिका ने कक्ष के दरवाजे से दोबारा अंदर झांकते हुए कहा, अगर आप सोनार्ध की महक को महसूस करना चाहते हैं तो पहले उसके गांव की मिट्टी से परिचित हो जाइए। आप अगर हमें भी ले जाने वाली है तो किसी ऐसी जगह को चुनेगा वेदांशी, जो सोनार्ध की ही मिट्टी से जुड़ी हो। हालांकि मुद्रिका वेदांशी की टांग खींच रही थी, पर उसने जो कुछ भी कहा वो सच था, और मुद्रिका की बात सुन वेदांशी भी मन ही मन उन गांवों को देखने का और वहां घूमने का मन बना चुकी थी। लेकिन वो जानती थी कि अगर वो महाराज को अपनी यह इच्छा बताती तो वो उसे इस बात के लिए कभी मना नहीं करते। इसलिए वेदांशी बिना देर करे अपने कक्ष से बाहर निकली और सीधे महाराज के कक्ष की ओर चल दी। वेदांशी ने अपने कक्ष के बाहर वाले एक गलियारे को पार करा ही था कि उसके दूसरे ही छोर पर वेदांशी को कई सारे सिपाही एक दिशा में जाते हुए दिखाई दिए, जो बहुत जल्दबाजी में महाराज के दरबार की ओर जा रहे थे। रुकिए, आप सब इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे हैं? वेदांशी ने उन सिपाहियों को रोककर पूछा। महल के सभी सिपाहियों को महाराज ने दरबार में इकट्ठा होने का आदेश दिया है राजकुमारी, उनमें से एक ने जवाब दिया, और हम सब भी दरबार में ही जा रहे हैं। लेकिन आप सभी एक साथ क्यों? यह बात तो हम भी नहीं जानते राजकुमारी। अच्छा ठीक है, आप सभी जा सकते हैं। जी राजकुमारी। महाराज के दरबार में होने का पता चलने पर वेदांशी ने उस कक्ष की ओर बढ़ते हुए अपने कदमों को रोक दिया और दोबारा अपने कक्ष की ओर लौट गई। पर कक्ष की ओर जाते हुए उसकी नजर बरामदे से बाहर उस मैदान में गई जहाँ कई सारे सिपाहियों के बीच भगदड़ मची हुई थी, और वो सारे भी महाराज के दरबार की ओर ही जाते हुए दिखाई दे रहे थे। वेदांशी को महाराज का इस तरह अचानक सभी सिपाहियों को दरबार में बुलवाने का कारण समझ नहीं आया, खासकर इसलिए क्योंकि वो समय दरबार लगाने का भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो इस बात को नजरअंदाज करती हुई अपने कक्ष की ओर आगे बढ़ गई।
लेकिन वेदांशी महाराज के द्वारा सभी सिपाहियों को दरबार में बुलाने की जिस बात को कोई मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर रही थी, असल में वो कोई आम बात नहीं थी, बल्कि महाराज के उन सभी सिपाहियों को दरबार में इकट्ठा करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, जो कि महल की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर विषय था। दरअसल उस सुबह महल में स्थित हथियार खाने की जांच करते समय महल के कुछ सिपाहियों ने नील को हथियार खाने से कई प्रकार के हथियारों के गायब होने की खबर दी थी। जिसके बाद जब नील ने खुद वहां जाकर इस बात की जांच की, तब यह बात निकलकर सामने आई कि किसी के द्वारा महल में घुसकर हथियार खाने में से महल के कई हथियारों की चोरी की गई थी और अंदाजा लगाया जा रहा था कि वह चोरी पिछली रात के सन्नाटे में की गई थी। हथियारों की चोरी महल की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठा रही थी, जिसको देखते हुए सभा में महाराज द्वारा एक निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार उस हर एक व्यक्ति पर महल से कहीं भी बाहर आने जाने पर रोक लगाई गई थी जो उस महल से जुड़ा हुआ था, जिसके साथ ही महल की सुरक्षा भी अब और ज्यादा कड़ी हो चुकी थी। महाराज जानते थे कि किसी गद्दार की मदद के बिना उनका कोई भी दुश्मन उनके महल में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और महाराज को शक था कि महल में हुई इस चोरी में जरूर महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति शामिल था, और वो जो भी था महाराज जल्द से जल्द उसका पता लगाना चाहते थे। इसलिए महाराज ने इस चोरी की छानबीन कर उन चोरों का पता लगाने का कार्य नील को सौंपा, जिसके साथ नील ने अपने कुछ और भरोसेमंद सिपाहियों को भी अपने इस कार्य में शामिल कर लिया। वेदांशी के उसके कक्ष में पहुंचने के कुछ ही देर बाद मुद्रिका भी वहां आ पहुंची, जो थोड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। क्या हुआ मुद्रिका, आप परेशान नजर आ रही है, वेदांशी ने मुस्कुराते हुए कहा। कहीं आप इस बात से परेशान तो नहीं कि हम आपको महल से बाहर कहाँ पर लेकर जाने वाले हैं? नहीं वेदांशी, अब कोई भी इस महल से कहीं भी बाहर नहीं जा सकता है, मुद्रिका ने कहा। शायद आपको पता नहीं, पर कल रात महल के हथियार खाने से हथियारों की एक बहुत बड़ी चोरी हुई है, जिसके कारण महाराज ने महल के सभी लोगों के कहीं भी आने जाने पर रोक लगाई है, यहाँ तक कि हम सभी पर भी। यह सुनकर वेदांशी अचानक अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई। उसके लिए यह एक बुरी खबर थी, क्योंकि महल में लोगों पर पाबंदी उस समय लागू की गई थी जब वो महल से निकलकर कहीं बाहर जाना चाहती थी। पर महल में लगी पाबंदी के कारण अब वेदांशी को भी यह पता था कि महल से बाहर जाने के लिए अब उसका महाराज से बात करने का भी कोई फायदा नहीं था। अपने स्वभाव के चलते वेदांशी का जिद्दीपन अभी भी कायम था, और अब क्योंकि वो महल के बाहर जाने का मन बना चुकी थी, इसलिए अब वो महल में पाबंदी लगने के बाद भी किसी भी तरह से महल से बाहर जाना चाहती थी। वेदांशी ने इस विषय में अपनी माँ से बात की, और रानी माँ ने भी वेदांशी को अभी महल से कहीं बाहर न जाने की सलाह दी, जिसके साथ वेदांशी की भी सभी उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। पर फिर भी उसने अपनी इस जिद को नहीं छोड़ा। अब वेदांशी के पास महल से बाहर जाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था कि वो बिना किसी को बताए चोरी छुपे महल से बाहर चली जाए, पर इसमें भी उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसकी मदद कर सके और महल की बाहरी दुनिया को भी अच्छी तरह से जानता हो। तब उसके दिमाग में जो सबसे पहला नाम आया वो नील का था, क्योंकि वेदांशी जानती थी कि उस पूरे महल में एक नील ही था जिसके साथ वो सुरक्षित महल से बाहर जा सकती थी। नील महल के एक बड़े से कक्ष में अपने बाकी सिपाहियों के साथ महल से चोरी हुए हथियारों के बारे में छानबीन करने में व्यस्त था। साथ ही उन कुछ सिपाहियों की राह देख रहा था जिन्हें उसने आम लोगों की तरह सोनार्थ में चारों तरफ फैला रखा था, और जिनमें से कुछ इस चोरी से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लाकर उसे देने वाले थे। पर नील के उन गुप्तचरों के आने से पहले ही वहां पर वेदांशी का भेजा हुआ एक सिपाही आ पहुंचा, जिसे वेदांशी ने नील को बुलाने भेजा था। वेदांशी के बुलाने के तुरंत बाद नील भी बाकी का कार्य अपने साथियों के हवाले कर कुछ देर के लिए वहां से वेदांशी के कक्ष की ओर चल दिया। जी राजकुमारी, आपने हमें बुलाया, नील ने कहा। कहिए, क्या आपको हमसे कुछ कार्य है? नील, आपसे हमें जो कार्य है वो एक बहुत बड़ा कार्य है, वेदांशी ने कहा, पर हमें उम्मीद है कि आप हमारा वो कार्य अवश्य पूरा करेंगे। राजकुमारी, पर वो कार्य क्या है? नील ने कहा। नील, आप तो जानते ही हैं, हम कई दिनों से इस महल में ही कैद थे, इसलिए हमने महल से बाहर निकलकर कहीं घूमने की योजना बनाई थी, वेदांशी ने कहा। लेकिन महल में हुई चोरी के बाद महल में जो पाबंदियां लागू हुई हैं,
उससे हमारी यह योजना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इसलिए अब हम चाहते हैं कि आप, हमारा मतलब है कि बिना किसी को पता चले आप हमें और मुद्रिका को इस महल से कहीं बाहर लेकर जाएं। नहीं राजकुमारी, महल में हुई चोरी कोई आम बात नहीं है, नील ने कहा। और महल में सभी लोगों के बाहर आने जाने पर जो रोक लगी है वो उन सभी की सुरक्षा के लिए है। हम महाराज के इस आदेश को नहीं टाल सकते और इसके लिए हम आपसे भी माफ़ी चाहते हैं। उम्मीद है कि आप भी महाराज के आदेश का पालन करेगी। तभी वेदांशी के कक्ष के बाहर एक सिपाही पहुंचा जो नील को बुलाने वहां पर आया था। नील उस सिपाही के पास गया जिसने नील के करीब आकर बहरी धीमी आवाज में उससे कहा कि वो दोनों आ चुके हैं। जिसे सुन नील दोबारा अपने उस कक्ष की ओर लौट गया। नील के मना करने से वेदांशी शुरू में थोड़ा नाराज तो हुई, पर फिर थोड़ा गंभीरता से सोचते हुए उसे भी कहीं न कहीं नील की बात ठीक लगी और उसने नील की उस बात को मान लिया। यह देख पता नहीं क्यों पर मुद्रिका को वेदांशी की इस अवस्था पर बहुत हंसी आ रही थी। वो वेदांशी के सामने अपनी हंसी को दबाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके लिए खुद को रोक पाना मुश्किल था। क्या हुआ मुद्रिका, आप इतना क्यों हंस रही हैं? वेदांशी ने अपनी नाक सिकुड़ी और कहा, क्या आप हम पर हंस रही हैं? नहीं, हम आप पर नहीं बल्कि आपकी स्थिति पर हंस रहे हैं, मुद्रिका ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। आप एक राजकुमारी हैं, फिर भी आपको एक सेवक के कहने पर। वो सेवक नहीं है, वो एक सिपाही है मुद्रिका, वेदांशी ने मुद्रिका की बात को बीच में रोकते हुए कहा। और जहाँ तक हमारा उन्हें कुछ न कहने की बात है, वो इसलिए क्योंकि वो हमसे ज्यादा अनुभवी है और महल की हर घटना से वाकिफ है। इसलिए हमें लगता है कि इस विषय में हमें उनकी बात मान लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमें क्षमा करें वेदांशी, नील सेवक नहीं, एक सिपाही ही है और शायद सबसे खास भी। तभी तो आप उन पर सभी दूसरे सिपाहियों की तरह हुक्म नहीं चलाती, मुद्रिका ने कहा। हाँ, हम उन पर कभी हुक्म नहीं चलाते क्योंकि हमें कभी उन्हें किसी तरह के हुक्म देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं, वेदांशी ने कहा। मुद्रिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वेदांशी की ओर देख रही थी। क्या हुआ मुद्रिका, आप हमें इतने आश्चर्य से क्यों देख रही हैं? वेदांशी ने पूछा। नहीं, हम बस सोच रहे थे कि वो नील, कुछ दिनों पहले तक आप बात करना भी पसंद नहीं कर रही थी, आज अचानक से आप उनकी तारीफ कर रही हैं, मुद्रिका ने कहा। हाँ, पर तब हम गलत थे और हमें अपनी गलती का पछतावा भी है। पर हमने इन कुछ दिनों में नील को जितना जाना है उसमें हम इतना तो समझ गए हैं कि नील सबसे श्रेष्ठ सिपाही और उससे भी ज्यादा एक अच्छे इंसान है। हाँ, मान लिया कि वो सबसे श्रेष्ठ है वेदांशी, बस। मुद्रिका, क्या आप हमारी टांग खींच रही हैं? नहीं वेदांशी, जरा भी नहीं। नील के लिए उसके वो दो सिपाही जो सूचना लेकर आए थे, उसके अनुसार राज्य में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया था और खबर यह थी कि वो लोग जल्द ही राज्य की सीमा के बाहर निकलने की फिराक में थे। अब इस बात की जांच करने के लिए कि वो लोग सच में वही लोग थे जिन्होंने महल के हथियार चुराए थे या कोई और, नील को कुछ समय खुद राज्य में जाकर इस बात को पता लगाना था। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आ रही है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।